नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सब के प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार। डॉक्टर साहब, आपने तो आयुर्वेद पढ़ा है, बायोलॉजी पढ़ी है, बहुत सारे मरीज भी देखे हैं। कोई ऐसा मरीज मिला आपको जिसकी आपने टेस्ट किया हो और उसकी हीमोग्लोबिन की जगह उसमें सिंदूर निकल आया हो? जाहिर सी बात है, नहीं मिला होगा। नहीं मिला? कोई तो मिला होगा। और मेरी प्रैक्टिस में क्या, शायद विश्व में कहीं ना हो। कोई ऐसा मिल गया हो जो बाद में देश का प्रधानमंत्री बन गया हो? हाँ, लेकिन आज ही नई डिस्कवरी हुई है कि प्रधानमंत्री ने खुद ये स्वीकारा है कि उनकी नसों में लहू की जगह सिंदूर दौड़ता है। हमने जो सिंदूर पढ़ा था केमिस्ट्री में एज ए स्टूडेंट, वो लेड यानी शीशा और ऑक्सीजन के मिक्सचर से बनता है। इसका रासायनिक सूत्र है Pb3O4 और वर्मिलियन कहते हैं इसको। अच्छा जी। अगर इसे कोई गलती से खा ले तो इतने गंभीर रोग उसके अंदर आ जाएंगे। उसकी किडनी फेल, उसका दिमाग फेल, उसका प्रजनन तंत्र फेल और उसका दिमागी संतुलन तो पूरी तरह गड़बड़ा ही जाएगा। अच्छा। और अगली वाली जनरेशन में अगर मतलब ऐसा आदमी कोई संतान पैदा कर जाए तो कई पीढ़ियों तक वो फिर उसमें मानसिक रूप से विकसित लोग पैदा होते हैं। तो सिंदूर, वर्मिलियन और जो आपका ये लेड ऑक्साइड है, इतनी गलत चीज़ है और हमारे लिए, पूरे राष्ट्र के लिए चिंता का विषय है। और बल्कि अब तो पूरे विश्व को चिंता होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री की नसों में वो चीज़ दौड़ रही है जो उनकी सेहत के लिए लगातार खराब है। मैंने एक चाल तुकबंदी की है। हाँ जरूर, इरशाद। अगर मोदी जी के गरम सिंदूर को वाहवाही मिल सकती है तो इनको भी मिलेगी सर। नहीं, हम तो एडवांस में कर रहे हैं। हाँ, बात सुनाता हूँ दोस्तों बड़े ही दस्तूर की। बात सुनाता हूँ दोस्तों बड़े ही दस्तूर की, घर पर हमेशा खाना तुम रोटी गरम तंदूर की। वाह वाह, तंदूर की जगह सिंदूर कर दिया। अरे सर नहीं जी, तंदूर जी, तंदूर की। बात सुनाता हूँ दोस्तों बड़े ही दस्तूर की, घर पर हमेशा खाना तुम रोटी गरम तंदूर की। पसंद आए चाहे ना आए ये तुकबंदी, तब भी तुम वाह वाह करना। कसम देता हूँ आज तुम्हें मोदी जी वाले गरम सिंदूर की। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा कि ये कहने की जरूरत क्या थी। ये लजा रहे हैं देश की, मतलब पहली बार जब मैंने कहीं पढ़ा ये उस पर मैंने सोचा किसी ने मजाक। लेकिन एक बात तो हो सकती है सर, आप क्रिटिसाइज करें हम मोदी जी को चाहे बेशक इसके लिए, लेकिन एक नॉन बायोलॉजिकल आदमी गरम सिंदूर हो सकता है उसके लोगों में। हाँ ये है, ये बिल्कुल सही कहा आपने। जो नॉन बायोलॉजिकल है तो उसके अंदर तो उस तरह की जीवन के लक्षण होते और इस देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो इस बात को मानते हैं, यकीन करते हैं कि उनकी रसों में बेशक रगों में खून हो, मोदी जी की रगों में गरम सिंदूर है। ये लोग मानते हैं इस बात। हाँ, ये मान के चलेंगे। कई बार क्या होता है जब आपकी हमारी चर्चा होती है ना, और आप भी याद दिलाते हैं कि कुछ लोग बहुत तंग हो जाते हैं हमसे, बड़ा उनको आलोचना करते हैं कि यार क्यों आप मोदी जी की ये करते। तो कई बार मुझे भी लगता है कि शायद हम कुछ सीमा पार कर रहे हैं। और जब हम सोचते हैं ना कि थोड़ा सा संतुलन बना के रखेंगे और इस तरह की बात नहीं करेंगे, तभी मोदी जी को ऐसा विस्फोट कर देते हैं कि जो हमारी पीछे वाली जो हमारे संकल्प है ना, वो सारे टूट कर रखे रह जाते हैं। हालांकि जब मोदी जी ये बात कह रहे थे ना, तो बात कहते ही मुझे ऐसा लगा कि उनको इस बात पे थोड़ा सा मतलब चौंके वो, ये कि यार कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। बिल्कुल, उनको ये एहसास हुआ उसी समय में कि कुछ ऐसी बात मैंने कह दी है जो गलत है। लेकिन मैंने जैसे पहली वीडियो में कल बताया था कि वो गलती कभी नहीं मानते। बस कह दिया तो कह दिया। उनके जो ये उनके दिमाग की उपज नहीं है, उनका भाषण लोग लिखते हैं। अब सवाल ये है कि वो कौन लोग हैं जो उनका भाषण लिखते हैं, उनको कितनी समझ है इस चीज़ की। मतलब इस शब्द को आप और तरीके से भी कह सकते थे। दूसरे, मोदी की नसों में, यार मतलब क्या मोदी, क्या हो गया भाई, क्या कौन सा पराक्रम कर दिया आपने? नहीं, वो लगे हुए हैं सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, मोदी जी वो पायलट वाले ड्रेस में। आप पिटे पड़े हो। आज भी ट्रंप ने लगातार 8वीं बार ये कहा है, वो किसी फॉरेन डिग्नेटरी से बात कर रहा था कि मैंने ट्रेड वार के जरिए वो वार रुकवा दी। इनकी हिम्मत नहीं हो रही गरम सिंदूर वालों की कि एक बार ट्रंप को ये कह दें कि आप गलत कह रहे हो। तो आपने ऐसा कोई बड़ा पराक्रम का काम किया हो तो समझ में मान भी लें कि गरम सिंदूर बह रहा है। लेकिन आपकी नसों में तो एक्चुअल में बिल्कुल जो अलकनंदा का बहुत ठंडा जल है ना, वो बह रहा है। अब वो प्रदूषित है शायद।
मतलब आप कब तक ये बेइज्जती कराओगे? समझ नहीं ये नहीं आ रही कि अगर दुनिया भर का मीडिया इसको पहले तो ट्रांसलेट करेगा कि ये कहा क्या इन्होंने, और जब उनको ये पता चलेगा कि इंडिया में एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर है, मतलब मोदी जी हैं, जिनकी वेंस में, आर्टरीज में ये बह रहा है, लेड और ये सब कुछ हाँ, बह रहे हाँ, हैं, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। देखिए अभी सूर्यकांत जो हमारे चीफ जस्टिस होने वाले हैं कुछ महीनों बाद, जस्टिस जिन्होंने फैसला दिया कल, उन्होंने उस प्रोफेसर को ये कहा है, अली खान महमूदाबाद को, कि शब्दों का चयन ठीक से करो, ठीक से पोलाइट रखो। आप प्रोफेसर हो, आपको इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो मुझे तो लगता है सूर्यकांत जी वाली बात जो है वो प्रधानमंत्री पे भी लागू होती है। ये इनकी एक ही खासियत थी कि बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, जब बोलते हैं तो सारा विश्व सुनता है, यही तो इनकी चीज़ें थी जो खासियत थी। और अब इन्हीं की वजह से इन पर सारा का सारा ये उल्टा पड़ रहा, बोलना ही उल्टा पड़ रहा। लेकिन हो सकता है सर कि एक छोटा तबका या एक मतलब कुछ भारत के कुछ प्रतिशत लोग मोदी जी की इसके लिए बेशक चाहे उनको आलोचना करें, ट्रोल करें, लेकिन उनके जो भक्त हैं, उन पे जो विश्वास करते हैं लोग, वो इस बात में यकीन करेंगे कि मोदी जी की रगों में वास्तव में ही गर्म सिंदूर है। नहीं, अब शुरू हो जाएगा कि मोदी जी का आशय उस भावना से था, आप कविता को समझ नहीं पा रहे हो, है ना? फिर तो मेरी कविता तुकबंदी भी समझी जाए। ये वाली तो समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये तो बहुत आसान इसके लिए कोई ज्ञानपीठ वगैरह पुरस्कार बिल्कुल भी मिल सकता है आपको। लेकिन एक तो ये है कि बहुत थोड़ा सा गंभीर नोट पे मैं कह रहा हूँ कि एक तो उनको अपने, अगर अब कुछ मुझे लगता तो नहीं बचा है, मैं बहुत ही गंभीर, जब मैं ये था ना कि शाम को किस विषय पे बात करेंगे हम, तो मैं पढ़ रहा था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और उस पे, तो अभी चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एक समझौता हुआ है सर आज ही। अफगानिस्तान को हम अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चीन ने उसको पहले ही हमसे अपने पाले में कर लिया है, और जो उसकी रोड बेल्ट परियोजना है उसमें अफगानिस्तान भी शामिल हो गया है। तो रणनीतिक रूप से देखें तो भारत के लिए एक बहुत बड़ा मतलब एक चिंता की बात है ये। लेकिन जब मैं ये पढ़ के ख़त्म हुआ तो इत्तेफाक से ये इतनी देर में मेरे सामने ये गर्म सिंदूर आ गया, और वो जो मेरी गंभीरता थी वो फिर ठाकों में बदल गई। इसी को यहीं जोड़ देते हैं, आपका विषय जो है उसी पर हम चर्चा करेंगे, और उसका गर्म सिंदूर से बड़ा गहरा नाता है। अब गर्म सिंदूर का मतलब जो आता है, अगर हम भाववाचक संज्ञा भाव को ले तो ये है कि भी खून की जगह मतलब अंदर उनके ज्वार है, एक तरह का जुनून है, एक तरह का मतलब कुछ पराक्रम है, वीरता है, और उसके जरिए अब वो जो उनके शत्रु देश हैं जो चारों तरफ इकट्ठे हो रहे हैं, या तो शायद उनका इलाज करने की बात कर रहे हूँ, है ना? हो सकता है कि कल परसों वो चाइना पे अटैक कर दें, हो सकता है वो ट्रंप को धुतकार दें, ललकार दें, मतलब ऐसे में तो आदमी कुछ भी कर सकता है। तो आने वाले दिनों में आप ये देखेंगे 10-12 दिनों में कि कुछ बड़ा होगा। हो सकता है कि सारी जो विश्व के बड़े बड़े राष्ट्रों के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष हैं वो दिल्ली आए, चरणों में बंधन करें। विश्व गुरु तो हैं ही हम, इसमें तो क्या उस पर कोई नई बात तो सर। हो सकता है कि ये जो चाइना का आपने पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बताया, इस आज ये भाषण सुनने के बाद वो इस पर पुनर्विचार करें, है ना? क्योंकि जो वो सीपैक बना रहा है चीन, वो तो बनाएगा। मतलब आप देखिए वहाँ के राष्ट्रपति जो भी हैं, प्रधानमंत्री, उनको कभी कहने की जरूरत पड़ी कि मैं क्या हूँ? उनका एक्शन बोलता है। और कितनी बड़ी बात है कि 3000 किलोमीटर पर्वतों के बीच में से वो निकाल कर रास्ता ला रहे हैं, चाइना के एक कोने से जाकर पाकिस्तान के, और अब उसमें अफगानिस्तान भी शामिल हो गया। कहाँ जा रहा चीन, और कहाँ अमेरिका किस तरह की चीज़ें कर रहा है, और कहाँ आप खड़े हो? हमारे हाथ में तो ढंग से ना अमेरिका रहा सर, ना पूरे देश में पोटेंशियल है, इस देश में विश्व शक्ति बनने का पोटेंशियल है, लेकिन आप उसको यूज़ ही नहीं कर रहे। अब ये बार बार ये कहेंगे कि भाई आप मोदी जी का मजाक क्यों उड़ा। ये शुरुआत किसने की थी? भाई आपको 2014 में समर्थन मिला, प्रधानमंत्री हो गए, चुपचाप उन्हें काम कीजिए। लेकिन आपने आते ही कांग्रेस मुक्त भारत, फलाना मुक्त भारत, है ना, और जो लिबरल हैं उनको मारना है, जो वामपंथी हैं उनको ख़त्म करना, आप तो यहीं से लड़ना शुरू हो गए। आपने आंतरिक शत्रु चिन्हित किए पहले कि मेरे ये भी दुश्मन है, मेरे ये भी दुश्मन है, और आपने उनसे निपटना शुरू कर दिया। तो सारी ऊर्जा तो आपने कथित आंतरिक शत्रुओं के खिलाफ यूज़ करनी शुरू कर दी। और जो जिन मोर्चों पर आपने काम करना था, देखिए आज की तारीख में आर्थिक शक्ति बहुत बड़ी चीज़ है। रशिया एक ज़माने में बड़ी चीज़ थी, रूस, है ना, आज वो आर्थिक शक्ति नहीं रहा। सामरिक शक्ति तो आज भी उसके पास एटम बम बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो आर्थिक शक्ति नहीं है। ब्रिटेन, फ्रांस, जितने पश्चिमी यूरोप के देश हैं, ये धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। आर्थिक शक्ति बनने की एक तो अमेरिका है ही स्थापित,
दूसरी बड़ी कोशिश की है चाइना ने, और तीसरी बड़ी कोशिश हमारा देश भी कर रहा है। नेतृत्व उसको चाहे जैसा मिले, लेकिन वो कोशिश कर रहा है। और ये भी तय है कि आने वाले 4-5 वर्षों में 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बन जाएंगे। वो तब बनेंगे जिसमें किसी का कोई योगदान नहीं है। तो मोदी जी अगर चाहते, शुरू में बड़े अच्छे नारे दिए उन्होंने, स्किल इंडिया, हमें भी लगता था बड़ी बात है, और कई ऐसी प्रोग्राम वो लेकर आए, स्टार्टअप वाली चीज़ें थी, तो उससे लगा था कि शायद वास्तव में देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी। फिर ऐसे कदम उन्होंने उठाए नोटबंदी की, जिस पर देश ने कोई सवाल नहीं किया। तो पूरी छूट उनको मिली अपने हिसाब से अर्थशास्त्र को और इसके फाइनेंस को बनाने संवारने की, लेकिन कुछ नहीं, परिणाम शून्य का शून्य। तो देश का जो पोटेंशियल था आप उसको ही यूटिलाइज नहीं कर पाए ठीक से। और ये जो डायलॉग डिलीवरी है बिना मतलब की, ये फेंकते रहते हैं हर तीसरे चौथे दिन। और इतनी मैं सारे दिन मैं मोदी कोई एक प्रधानमंत्री तो बता दो भारत का जिसने ये भाषा बोली हो। अगर आप ये कहते कि भारत का प्रधानमंत्री इतना कमज़ोर नहीं है, उसकी नसों में गर्म सिंदूर दौड़ रहा है, फिर भी बात समझ में आ जाती। नेहरू से लेके इनके अपने प्रधानमंत्री जो इनकी पार्टी के अटल जी, कभी इस तरह की भाषा नहीं बोली अहंकार से भरी हुई। इनमें तो विनम्रता नाम की चीज़ ही नहीं है। भाई आप भारतीय जनता पार्टी की बात करो समझ में आती है, आप देश की बात करो समझ में आती है। ये मोदी क्या है। और आरएसएस के लोगों को सोचना चाहिए कि जहां वो बड़ा दावा करते हैं, छाती ठोक दें कि हमारे व्यक्ति पूजा नहीं होती है, क्या हो रहा है। और कोई अवसर नहीं था ये बात कहने का। आरएसएस तो सिर्फ खिल्ली उड़वाते हैं, मखौल बनवाते हैं पूरे देश में। हाँ ये है कि 10-12 करोड़ पागल इन्होंने जरूर तैयार किए हैं पिछले 10-12 सालों में। ज़्यादा हो गए और बढ़ेंगे, संक्रमण है ना। मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि 10-12 करोड़ बच गए हैं वैसे। हाँ, तो इसी तरह की उनके लिए तो खैर ठीक है, उनके लिए तो वो इसमें गर्म सिंदूर की जगह गर्म तंदूर कर देगा। एक चीज़ और धर्मेंद्र जी, आप देखना भारतीय जनता पार्टी में जो लोग चुप हैं, जिनकी हिम्मत नहीं बोलने की, जो सांस भी नहीं ले सकते, वो अंदर ही अंदर तो महसूस कर रहे होंगे कि यार क्या मूर्खतापूर्ण बातें। कल यशवंत सिन्हा का इंटरव्यू सुन रहा था सर मैं, कपिल सिब्बल जी के साथ था, तो उसमें बड़े उनके दुख था उनके चेहरे पे, जब वो कह रहे थे कि हमें ये वाला मतलब भारत नहीं चाहिए, हमें पुराने वाला चाहिए जहाँ पे सारी पॉलिटिकल पार्टियों के लोग आपस में, चाहे संसद के अंदर कितना ही कटु अनुभव, बाहर आके हम प्यार प्रेम से बात किया करते थे और देश के रूप में सोचा करते थे हम। देखिए भारत हर 5 साल 10 साल में बदल जाता है। उन्होंने कहा बिहार के किसी गांव में जाके आप पूछिए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, वो हंसेगा। और उसको देश के बोला 90% लोगों को पता ही नहीं है ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं। आज एक और भाषण वो कर रहे थे प्रधानमंत्री कि उत्तर में वो है, पूरब में वो खड़े कर दिया है, कोई बना दिया है, दक्षिण में वो बना दिया है। अरे भाई ये सारी चीज़ें 60, 70, 50 के दशक में नहीं बन सकती थी। प्रायोरिटी नहीं थी इस देश की उस समय, कुछ और प्राथमिकताएं थी और तत्कालीन प्रधानमंत्रियों ने, तत्कालीन नेतृत्व ने बड़े ढंग से उन चीज़ों को पार किया है। आप मतलब इस तरीके से पेश करना खुद को कि मैं हूँ, मेरा आइडिया है, मैंने क्या है, मैं भारत को उठा कर लाया हूँ गरीबी से और वहाँ से जो पिछड़ापन था, गरीबी से उठा लाया। 80-82 करोड़ लोगों को तो ये फ्री राशन दे रहे हैं। कुछ भी नहीं है, बहुत निराशाजनक इनका भाषण है। बस और चीज़ें देखिए ना, आप आ रहे हैं, चलिए भारत माता की जय, बहुत अच्छी बात है, और उसके बाद में बंदे 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 आप चार्ज करते हो लोगों को भारत माता के नाम पे और देश प्रेम की डोज देख के, निकला क्या भाई? जो आपने एक एनर्जी पैदा की है, उस एनर्जी को आप कैसे यूटिलाइज करोगे और चीज़ों में? उसमें से निकला गर्म सिंदूर। अगर आपके पास में 15-20 करोड़ ऐसे लोगों की फौज है जो आपके इशारे पर मर मिटने को तैयार है, तो इसको देश के निर्माण में लगा दो भाई। चाइना में धर्मेंद्र जी बार बार बाढ़ आती थी और बाढ़ से चाइना बर्बाद हो जाता था। माओ त्से तुंग ने वहाँ एक निर्णय लिया कि 2 साल के लिए तमाम यूनिवर्सिटी कॉलेजेस सब बंद कर दिए और उनको कहा नहर खोदो। वहाँ की जनता लगी नहर खोदने पे, तो उससे बाढ़ की समस्या का हल कर दिया और उससे बिजली का प्रोडक्शन कर दिया। तो इतना बड़ा पोटेंशियल, इतना ह्यूमन रिसोर्सेज आपके पास हैं, तो आप उनका प्रयोग देश के निर्माण में कीजिए ना, कहीं लगाओ उनको। लेकिन उस सारी ऊर्जा का जो इस्तेमाल है वो गलत जगह पे हो रहा है। जो भाषा आप बोलते हो वो यहाँ वो बोलनी शुरू हो जाते हैं। तो ये तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है और डेरोगेटरी है, शर्मनाक चीज़ है। कविता आपकी अच्छी है, अब सार्वजनिक मंचों पे प्रदर्शन करेंगे इस कविता का।
जब गरम सिंदूर को अच्छा, पसंद किया एक जा कविता सकता पे ध्यान आई कि एक बार वो दीपक चौरसिया, वो है शराबी सा जो पत्रकार है। हाँ, है, वो अब इंटरव्यू तो गायब सही हो रहा है वो, पता नहीं कहाँ। बोला कि आप मोदी जी आप कविता भी लिखते हैं? हाँ, तो बोले हाँ मैंने आज ही लिखी है। हाँ। तो सब सेट होती है ना चीज़ें। हाँ। और उन्होंने इशारा किया और एक कविता उनको दे दी गई, वो बाकायदा टाइप थी। हाँ। तो पोल पट्टी में ही खुल ना ना, गई। मैंने तो खुद लिखी है जी, ये मेरी लिखाई आप पहचान लोगे, देखो। हाँ, ऐसे ऐसे नहीं तो कर आपकी सकते। ओरिजिनल है। हाँ। है ना? है तुकबंदी, तो फिर मतलब उन्होंने वहाँ कविता सुनाई अगर किसी। मोदी जी का गरम सिंदूर सही है तो मेरी तुकबंदी भी सही है। नहीं, बहुत बढ़िया। एक्चुअल में क्या है, उन्हें ये वहम हो गया कि वो वैज्ञानिक भी हैं, दार्शनिक भी हैं, कवि भी हैं, लेखक भी हैं, पत्रकार भी हैं, नॉन बायोलॉजिकल नॉन बायोलॉजिकल भी हैं। तो जितनी 16 कलाएं जो भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व में, उनके में 32 हैं और असीमित हैं। अब ऐसा व्यक्ति जो है ना, फिर वो चाहता है कि मेरी इन कलाओं को स्वीकार करो। अब 20 करोड़ लोग हैं जो स्वीकार करते भी नहीं, हैं। मैं तो कर चुका जी, मैं तो पूरी तरीके से आज के बाद तो मैं मतलब हाँ। गरम सिंदूर की थ्योरी पे मुझे पूरा भरोसा हो गया। हाँ, लेकिन मैं तो इस देश के डॉक्टर्स को सलाह दे रहा हूँ कि इस बात को गंभीरता से लें, रिसर्च और करें। एक बार उनका ब्लड चेक कर लें कि हो सकता है सिंदूर ही बह रहा हो। और अगर वो बह रहा है ना, लेड ऑक्साइड, तो बहुत ही डेंजरस सिचुएशन। लेकिन ऐसे व्यक्ति का पे शोध होने चाहिए सर, बिल्कुल। जिसकी रगों में लेड बह रहा हो। हाँ। तो वो काम का भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है ना, कि ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए तो आपकी लेबोरेटरी में ले आए उनके सर। नहीं, मेरे से तो दूर ही रखना थोड़ा सा। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री की एक गरिमा होती है। देश का प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी का नहीं होता है। इस देश में बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए हैं और सबने, इंक्लूड मोदी जी ने, देश के विकास में अपना योगदान दिया है। लेकिन कहते हैं ना, ये जुबान ही इंसान को गिराती है, ये जुबान ही इंसान को उठाती है। प्रधानमंत्री पद पे बैठे हुए व्यक्ति का बोला गया एक एक शब्द, उसकी व्याख्याएं की जाती हैं। उसमें ये देखा जाता है कि इतिहास उनको याद रखता है जो वो बोल के गए हैं। और अफसोसजनक बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में कम से कम बोलने में कोई लिहाज नहीं रखा है। उनके कहे शब्दों की आज से 100 साल बाद भी व्याख्याएं होती रहेंगी कि देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री आए थे जिन्होंने इस तरह की व्याख्याएं जीवन को करके ली कि वो एक नॉन बायोलॉजिकल हैं, उनकी रगों में गरम सिंदूर है, उन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत कर दिया था और उन्होंने पता नहीं क्या क्या कर दिया था। पहली बार ऐसा हुआ है कि जंग के बाद में आप देखिए सड़कों पे पोस्टर लगे हुए हैं एक प्रधानमंत्री के हाथ में वो पायलट की वेशभूषा में हेलमेट पकड़े। रेलवे के टिकटों पे वो फोटो आ चुकी है, गरम सिंदूर वाली। पेट्रोल पंप जितने हैं भारतवर्ष में उन सब पे लग चुकी है। पूरी मार्केटिंग हो रही है ज़बरदस्त। और प्रधानमंत्री को उसमें एक सैनिक के रूप में दिखाया गया, जैसे जनरल। और ये हाल उस मुल्क का है दोस्तों जिसमें बेरोजगारी की समस्या अता है, जो करोड़ों गरीब लोगों को मुफ्त राशन देना पड़ रहा है। जिस देश में, उस देश के हालात ये हैं। अमीरों के बच्चे, नेताओं के बच्चे पढ़ते हैं विदेश में और गरीबों के बच्चों को अच्छे स्कूल भी नहीं है। उस देश के प्रधानमंत्री की ये जो बातें हैं, इनका इतिहास और वर्तमान दोनों मूल्यांकन करेंगे। आप इस बारे में क्या कहेंगे ज़रूर कमेंट करके बताना। और कसम है आपको गरम सिंदूर की, कमेंट कर देना। नमस्कार।